Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Psychology of Money written by Morgan Housel. We are on page number 1 to 8, जहाँ पे राइटर दोबारा कहता है कि हिस्ट्री एक मिसलीडिंग गाइड हो सकती है आपके फ्यूचर के लिए, जहाँ पर आप इकोनॉमी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज अब जो लाइफ में, जो सोसाइटी में, जो बिजनेस फ्रंट के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, दे आर ओनली रेलिवेंट टू टुडेज वर्ल्ड। उस समय के सर्कमस्टेंसेस अलग थे, आज के सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। पेज नंबर 1 to 8 से 133 तक राइटर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देके ये बताया है कि जो आज से 20 साल पहले रेलेवेंट था वो आज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, स्पेशली इन द स्टॉक मार्केट। आज से 25 साल पहले वेंचर कैपिटल नाम का कुछ नहीं था। अगर किसी को उस वक्त अपने पैसे सेव करने थे या रखने थे तो वो एक ही जगह जाते थे, दैट वाज बैंक। आज स्टार्टअप जैसे फंडेड होते हैं, ये पुराने ज़माने में तो आदमी सोच भी नहीं सकता था। 1976 से पहले कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट का हिस्सा ही नहीं थे और आज वो 16% ऑफ द इंडेक्स क्रिएट करते हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक आज से 50 साल पहले कहीं नहीं थे, आज वो 5th पोर्शन है इंडेक्स का उनके पास में। बुक बात करती है रिसेशन के बारे में। पहले रिसेशन हर 2 साल के बाद होता था, फिर 5 साल के बाद, फिर 10 साल के बाद। कारण ये है कि बिजनेसेस करने के तरीके बदल गए। अब हमें रिसेशन कम मिलते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो पहले से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि भाई ये क्या कारण से चेंज हो रहे हैं, मैटर ये करता है कि चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बदलती ही रहेंगी। ग्रैहम क्लासिक बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का एग्जाम्पल देते हुए राइटर बताता है कि जब वो पहली बार बुक पब्लिश हुई 1934 में, और उसको हर 1972 तक 5 बार रिवाइज़ किया गया, और बहुत सारी चीज़ें जो पहले बिल्कुल फार्मूला ऑफ सक्सेस दिखती थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और नया फार्मूला लेकर आए। ऐसा क्यों? क्योंकि सिचुएशन बदल गई है। जब वो बुक सबसे पहले पब्लिश हुई थी, अब इतने सालों में वो सेम सर्कमस्टेंसेस नहीं है। कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ वेल नोन हो गई हैं, टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल कर दिया है, इंडस्ट्रीज़ बदल गई है, इकोनॉमी शिफ्ट हो गई है। पेज नंबर 132 पे राइटर कहता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक शब्द आएगा इस दुनिया के अंदर कि अरे अब ये अप्लाई नहीं होता। कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन फ्रेज़ है इन्वेस्टिंग में आजकल वो है कि लोग व्यंग करके बोलते हैं, इट्स डिफरेंट दिस टाइम। जॉन टेम्पलेटन कहते हैं कि सबसे जो 4 डेंजरस शब्द हैं इन्वेस्टिंग में आज के दिन, वो ये हैं कि अरे सब बदल गया है, ये अब की बार बहुत ही बदला, इट्स डिफरेंट दिस टाइम। और टेम्पलेटन के हिसाब से हमेशा 20% बदलाव होता ही रहता है, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, ढंग बिजनेस के बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिस्ट्री को इग्नोर कर देंगे जब हम पैसे के बारे में सोच रहे हैं। जब आप हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो आपका टेक अवे ये होना चाहिए कि आप ये देखें कि हाँ चीज़ें बदल रही है, यही सीखने की बात है। और ये जाने कि किस प्रकार से ग्रीड, लालच में आके, डर से हमारी चीज़ों से रिलेशनशिप बदलती है, हम स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हिस्ट्री ऑफ मनी इज़ यूज़फुल। लेकिन स्पेसिफिक ट्रेंड्स, स्पेसिफिक ट्रेड, स्पेसिफिक सेक्टर, स्पेसिफिक कैजुअल रिलेशनशिप अबाउट मार्केट्स, व्हाट पीपल शुड डू विद देयर मनी आर ऑलवेज एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन इन प्रोग्रेस। ये बदलता ही चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि हिस्टोरियंस कोई प्रॉफिट्स नहीं हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हम अपने जो फ्यूचर के प्लान हैं उसके बारे में हाउ शुड वी थिंक। इसके लिए जाने के लिए चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जहाँ पे राइटर लिखता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी प्लान का है, ताकि इस ढंग से प्लान किया जाए कि हो सकता है कि आपका प्लान अकॉर्डिंग टू प्लान जाए ना, मीन्स वहाँ पे एक रूम ऑफ एरर हो। सो पेज नंबर 137, और चैप्टर की शुरुआत होती है राइटर के ये कहने से कि अगर आपको सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल बिहेवियर देखने हैं तो वो आप देख पाएंगे लास वेगस के कसिनोज के अंदर। सब अमंग सब प्लेयर्स के अंदर नहीं, कुछ ब्लैक जैक ग्रुप प्लेयर्स का जो प्रैक्टिस करते हैं कार्ड काउंटिंग, वो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति को ये बता सकते हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इम्पॉर्टेंट है अबाउट मैनेजिंग मनी, कि हमेशा यहाँ पे रूम ऑफ एरर होगा ही। इम्पॉर्टेंस ऑफ रूम ऑफ एरर।
तो फंडामेंटल्स ऑफ ब्लैक चेक कार्ड गेम के क्या हैं काउंटिंग के? किसी को भी ये पता नहीं लग सकता है सर्टेनिटी के अंदर कि डीलर अगला कार्ड कौन सा ड्रॉ करेगा, लेकिन जो कार्ड ऑलरेडी डील हो चुके हैं उसको कैलकुलेट करके आप ये सोच सकते हैं कि जो बचे हुए कार्ड हैं वो कौन से हैं। ऐसा करके आपको ये पता लगेगा कि ऑड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कार्ड बीइंग ड्रॉन बाय द डीलर। एज अ प्लेयर अगर ऑड ये है कि आप जो कार्ड सोच रहे हैं वो आने का है तो आप ज़्यादा पैसे लगाओगे उसके फेवर में। अगर आपको लगता है कि उसके आने के चांस नहीं है तो आप कम पैसे लगाएंगे अगेंस्ट यू। कि ये कैसे करते हैं ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि ब्लैक चेक कार्ड काउंटर पे सबको मालूम है कि वो गेम ऑफ ऑड्स खेल रहे हैं, यहाँ पे कोई भी सटैनिटीज़ नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर डील या हैंड के अंदर उनको ये पता होता है कि उनके अच्छे चांस है जीतने के, पर उनको ये भी पता होता है कि वो गलत हो सकते हैं। किसी भी प्लेयर की स्ट्रैटेजी किस पे है? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मीन्स ये जानना कि हाँ मुझे नहीं पता है और मैं ये जान भी नहीं सकता हूँ कि आगे क्या होगा, तो मैं उसी हिसाब से गेम खेलूँ। यहाँ ईगो काम नहीं आएगी। अगर यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा बेटिंग करी ये जानते हुए भी कि मेरे फेवर के अंदर ऑड हैं, तो आप ये समझ लीजिए और वो गलत हो गया तो आप सारा पैसा खो देंगे। अगर आपने थोड़ा पैसा नहीं रखा अपने पास में ताकि आप गेम को खेल सकें। कैन यू गेट इट? दिस इज़ सो पावरफुल व्हाट ही इज सेइंग। वो कहता है कि अगर आपके फेवर में भी सब कुछ लग रहा है और आपने थोड़े पैसे नहीं रखे आगे गेम में रहने के लिए और ऑड में गलत हो के वो पैसा ख़त्म हो गया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है जिन्होंने अपना सब कुछ स्टेक पे लगा दिया है किसी एक बहुत ही पॉसिबल बिजनेस के लिए और बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं उसके अंदर। लाइफ में ऐसा मोमेंट कभी नहीं होता है, वो पेज नंबर 138 पर, जब आप इतने इतने ठीक होते हो कि आप हर चिप जो आपके फ्रंट में है उसको आप स्टेक पे लगा दें। अब दुनिया इतनी काइंड नहीं है और ना कभी थी और ना कभी होगी, तो आपको अपने आप को रूम ऑफ एरर देना है ताकि आप प्लान कर सकें कि अगर ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं देन व्हाट विल हैपन। हिस्ट्री ये दिखाती है कि बहुत सारे गुड आइडियाज़ जिसको हम बहुत आगे तक लेके चले गए हैं, जो बिल्कुल डिस्टिंग्विशबल थे कि भाई ये बैड आइडिया तो हो ही नहीं सकता है, उसके बाद में भी इस ज्ञान के अंदर एरर का स्कोप था। देयर वॉज अनसर्टेनिटी, रैंडमनेस, चांस, जो चीज़ें आपको पता ही नहीं है। इन चीज़ों से डील करने का एक ही तरीका है कि आप एक गैप क्रिएट करें जो आप सोचते हैं कि ये होगा और जो हो सकता है, ताकि आपके पास में अगले दिन की फाइट के लिए कुछ रहे। बेंजामिन ग्रैहम का रेफरेंस देते हुए पेज नंबर 139 पे राइटर कहता है उसका कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे वो एक्सटेंसिवली लिखता है मैथमेटिकल डिटेल के अंदर कि पर्पस ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यही है कि किसी भी फोरकास्ट को आप अननेसेसरीली समझ लें, आपने उसको सुनना है लेकिन अपनी सेफ्टी पे काम ज़रूर करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है सेफली नेविगेट करने का उस दुनिया के अंदर जो कि जहाँ पे कोई सैटेनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे कितने ऑड्स हैं। ख़ास करके आज की दुनिया में तो आप देखिए हर जगह कहीं पे वॉर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं पता लगता। हर रोज़ मालूम पड़ता है कि कोई ना कोई व्यक्ति फ्रॉड है। तो फोरकास्टिंग विद प्रिसिजन इज़ वेरी वेरी हार्ड नाउ। तो अगर ऐसे प्रश्न होते हैं कि एवरेज एनुअल रिटर्न स्टॉक मार्केट का नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होगा या किस डेट को मैं रिटायर कर पाऊँगा, ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं कि मैं कब इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं रिटायर कर सकूँगा। तो हम इसका जो बेस्ट सोच सकते हैं या कर सकते हैं उसको ऑड्स को देखते हुए जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो ग्रैहम का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर वो एक सिंपल सा सजेशन देता है कि व्यू को हम अपना दुनिया को हम आगे से ऐसे ना देखें कि ये ब्लैक एंड वाइट में है, ऐसे हुआ तो ऐसे होगा, प्रिडिक्टेबल है। देयर इज़ अ ह्यूज ग्रे एरिया जहाँ पे पोटेंशियल ऑफ आउटकम आपको नहीं पता है क्या होगा। इसके बाद भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इस ज़रूरत को कि कोई भी चीज़ जहाँ पे भी मनी इन्वेस्टमेंट की बात होती है वहाँ पे रूम ऑफ एरर रहेगा ही रहेगा। हम श्योरिटी के अंदर कभी भी नहीं जान सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज प्रोबेबिलिटीज़। रूम ऑफ एरर
जो है ये राइटर कहता है इसको बहुत अंडर एप्रिशिएट किया जाता है, मिसअंडरस्टूड किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग कंजर्वेटिव है, जो थोड़े दकियानूसी हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंट नहीं हैं अपने विचारों के बारे में। लेकिन अगर आप रूम ऑफ एरर की थियोरी को एप्रोप्रिएटली यूज़ करें तो ये काफ़ी ऑपोजिट है। रूम ऑफ एरर आपको सिखाता है एंड्योर करना, कि जो भी पोटेंशियल आउटकम्स हों, और इस एंड्योरेंस से आप लंबे समय तक, अगर ऑड्स आपके अगेंस्ट भी होते हैं ना, तो भी आप उस पर स्टिक करते हो। आप बेनिफिट पाते हैं लो प्रोबेबिलिटीज़ आउटकम से भी। जो बिगेस्ट गेन होते हैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये ज़्यादा होते नहीं हैं, दूसरा कंपाउंडिंग में टाइम लगता है। तो जो व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर रूम ऑफ एरर अपनी स्ट्रैटेजी यानी कैश का हिस्सा बना लेता है, तो वो जो भी कोई भी स्टॉक से, किसी भी चीज़ से कोई भी हार्डशिप आती है तो वो उसमें से निकल जाता है। दूसरा आदमी बिल्कुल वाइप हो जाता है, गेम ओवर हो जाती है उसकी। बिल गेट्स को इसकी पूरी समझ थी। जब माइक्रोसॉफ्ट एक यंग कंपनी थी तो उन्होंने बोला कि मैं एक बहुत ही इनक्रेडिबल कंजर्वेटिव अप्रोच से कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक में पूरे 1 साल की तनख्वाह देने के पैसे हों, ताकि अगर मेरे पास कहीं से भी बाहर से पैसा ना आ रहा हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। वॉरेन बफेट ने भी बिल्कुल ऐसा ही आइडिया एक्सप्रेस किया और उसने 2008 में बोला कि मैं हमेशा अपनी कंपनी को एम्पल कैश के साथ रन करना चाहता हूँ। जब मुझे सर्कमस्टेंसेस फोर्स करते हैं कि मुझको कुछ चूज़ करना हो, तो मैं बिल्कुल भी अपनी रातों की नींद हराम नहीं करता हूँ फॉर द चांस ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बिकॉज आई हैव कैश इन माई हैंड, आई नेवर स्टे टू फार। कुछ स्पेसिफिक जगहें जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रूम ऑफ एरर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। एक है वॉलेटिलिटी। क्या अगर आपके एसेट्स 30% डिक्लाइन कर जाएं तो क्या आप सरवाइव करोगे? आपके स्प्रेडशीट में हो सकता है कि हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या आप अपने बिल पे कर पाएंगे? क्या आपका कैश फ्लो तब भी पॉजिटिव रहेगा? और आपकी मेंटालिटी, आप ये अंडर एस्टिमेट ना करें कि अगर 30% अगर आपकी वेल्थ अभी डिक्रीज़ हो जाती है तो आपकी साइकी, आपकी कॉन्फिडेंस पे क्या इफ़ेक्ट होगा उसका। हो सकता है ऐसी सर्कमस्टेंसेस में आप और आपका जीवन साथी जो भी होगा वो डिसाइड करे कि आपको कोई नया प्लान, नया करियर चाहिए। जो कहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जो लॉसेस के बाद में क्विट कर जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जो स्प्रेडशीट के अंदर नंबर्स होते हैं ना, वो आपको ये नहीं बताते हैं कि आप कैसा फील करेंगे जब रात को आप अपने बच्चों को बिस्तरों में सुला रहे होते हैं और आपके ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रहे हैं जो कि उनके फ्यूचर को हर्ट कर सकते हैं। और जिस समय आप एक गैप रखते हो, अपने आप को कैश रिच रखते हो ताकि आप सारे पैसे को वहाँ ना लगाएं, तो आपके पास में इमोशनली एक पॉसिबल होता है कि आप अपने बच्चों के साथ में ज़िंदगी जिए। यहाँ पे रूम ऑफ एरर क्रिएट करना है आपको कि हाँ भाई, मेरे साथ ये गलत हो सकता है। एंड सेकेंड सेविंग जो है वो रिटायरमेंट के लिए है। इन्फ्लेशन के रिलेशन के अंदर अगर हम सेविंग फॉर रिटायरमेंट कह रहे हैं, राइटर कहता है उसमें बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन अगर आपके फ्यूचर रिटर्न्स लोअर हैं, ये समझ लीजिए कि आपकी प्लानिंग यहाँ गड़बड़ा जाएगी। तो बहुत सारा पूरा डिटेल्ड एग्जाम्पल दिया है बुक ने कि आप अगर रिटर्न लोअर है ना तो आप रिटायर कर नहीं पाएंगे जैसा कि आपने सोचा था कि मैं अब रिटायर कर जाऊंगा, क्योंकि इन्फ्लेशन उससे ज़्यादा तेज़ है। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है कि रूम ऑफ एरर को यूज़ करें जिस वक्त आप एस्टिमेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर रिटर्न्स को। और ये सारा करना, राइटर कहता है, इट इज़ मोर देन आर्ट देन साइंस। मीन्स साइंस में तो हर चीज़ प्रेडिक्टेबल होती है, दो चीज़ें मिलाओगे ये मिलेगा, लेकिन आर्ट में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। राइटर कहता है कि मैं अपने लाइफ टाइम अर्निंग में मैं ये समझता हूँ कि जो भी मैं प्रिडिक्ट करता हूँ वो उससे स्लो ही होगा, तो मैं ज़्यादा सेव करता हूँ। ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हो सकता है फ्यूचर जो मेरी आज का सिचुएशन है उससे 1/3 लोअर ही हो। भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी 100% गारंटी नहीं दे सकती है, लेकिन 1/3 बफर मुझे अलाउ करता है कि मैं आज के दिन अच्छे से सो सकूं। और जो मेरी ग्रोथ प्लानिंग पास्ट के हिसाब से फ्यूचर में हो गई तो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज होऊंगा। क्या कहने की कोशिश कर रही है ये बुक इन कुछ पेजेस में जो हमने पढ़े? आप जब भी अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, वहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर को देखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखें। इन माई 65 ईयर्स ऑफ लाइफ मैंने कम से कम कितने परिवारों को बिल्कुल ज़ीरो होते हुए देखा है,
और उनके आगे यंगर जनरेशन जो स्ट्रगल करके फिर पैसा कमाती है, ये जनरेशन इंटेलिजेंट जनरेशन है, बिकॉज़ इन्होंने इस कमी को देखा होता है, तो दे इन्वेस्ट बेटर, दे ग्रो बेटर। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफ में इस अप डाउन में एक्सट्रीम में जाएं, जब आज हम इस बुक से ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच for being in my life. I'm 65. It has come late into my life as a form of an investment learning, but better late than never. And it has happened only because of you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.